अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर मानसरा के नवाही इलाके पारस में, और यहाँ पर आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं जी एक 10 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। मानसरा से जब हम आगे जाते हैं तो 30 किलोमीटर के फासले पे एक खूबसूरत जगह आती है बालाकोट। जो लोग टूर्स वगैरह के शौकीन होते हैं उनको इस जगह का बखूबी इल्म होगा। और जब आप बालाकोट से नारायण की तरफ जाते हैं तो फिर रास्ते में ये जगह आती है जी पारस। तो यहाँ पर अभी कुछ अर्सा पहले ही इस होटल की पारस कॉन्टिनेंटल होटल के नाम से इसकी ओपनिंग हुई है, जिसमें तकरीबन 25 रूम्स हैं। तो इसके लोड को देखते हुए यहाँ पर अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ जी यहाँ पर एक 10 किलोवाट का कंप्लीट हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें सोलर पैनल्स भी 10 किलोवाट के होंगे, बैटरीज भी 10 किलोवाट की होंगी और इन्वर्टर भी 10 किलोवाट का होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है जिसके अंदर हमने अपना जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है, इन्वर्टर, बैटरीज वगैरह इंस्टॉल करनी है। और इसी इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर इस बिल्डिंग का पूरा जो मास्टर कंट्रोल है वो भी मौजूद है, जहाँ से हर तरफ जो है वो सप्लाई जा रही है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस पूरी बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट करके बताऊँ और ये बताऊँ कि यहाँ पर हमने कैसे कैलकुलेट किया कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगना चाहिए, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बता दूँ। और वो ये है कि जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर यानी कि शुमाली इलाका जात के अंदर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस एरिए में अमूमन सोलर जो है वो कोई लगाता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर साल के 365 दिनों में से बहुत कम दिन जो है वो सूरज निकल पाता है। इवन अभी आप देख लें तो बरसात का महीना है, ये अगस्त चल रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं वो आपको तैरते दिखाई दे रहे होंगे। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो व्यू बना हुआ है, लबे सड़क ही ये होटल जो है वो वाक़े है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह की लोकेशंस के ऊपर सोलर लगाने में ये होती है कि चूँकि आसपास पहाड़ होते हैं तो अमूमन ये होता है कि सूरज बहुत लेट जाके तकरीबन 11-12 बजे जो है वो अगर धूप हो भी तो सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती है धूप, और शाम को जल्दी गुरूब हो जाता है। लेकिन ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर जो नॉर्थ वाली साइड है यानी कि शुमाल वाली साइड है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और जो साउथ वाली साइड है वो आलमोस्ट क्लियर है। अगर लोड की बात की जाए तो इस पूरे होटल के अंदर तकरीबन 25 कमरे हैं और हर कमरे के अंदर कुछ लाइट्स हैं और एक एक पंखा लगा हुआ है। कुछ बड़े रूम्स भी हैं जिनके अंदर 2 या 3 पंखे भी हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो लोड है वो सिर्फ लाइटों और पंखों का है। और वो जो पंखे हैं वो भी आपको पता है कि गर्मियों में यहाँ पर चूँकि रात को ठंड होती है तो इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, तो मेन जो लोड है वो आलमोस्ट तकरीबन लाइटों का ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पानी वाली मोटर है जो यहाँ के जो वाटर टैंक्स हैं उनको फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से फ्यूचर में अगर कभी AC की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर वो भी लगाने की फिजिबिलिटी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एक अदर डीप फ्रीज़र है जो कि किचन में रखा हुआ है, तो ये आलमोस्ट तकरीबन कोई 6 से 7 किलोवाट का लोड बनता है अगर सारी चीज़ें एट ए टाइम भी ऑन कर ली जाएं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस कॉरिडोर में खड़ा हूँ। इस तरह के 3 कॉरिडोर हैं, यानी कि ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है। तो एक ये फ्लोर है, इसके अलावा एक इससे ऊपर वाला फ्लोर है और फिर एक उससे ऊपर वाला फ्लोर है, यानी कि इन तीनों फ्लोर्स के ऊपर जो है ये कॉरिडोर्स हैं और इनके अंदर लाइट्स लगी हैं। इसके अलावा आपको ये रूफ लाइट्स भी जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो ज़्यादातर यहाँ पर लोड जो है वो लाइट लोड है। इसके अलावा जो पंखे हैं वो सिर्फ रूम्स के अंदर लगे हैं, या फिर यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया है, इसके अंदर भी तकरीबन 5 से 6 पंखे लगे हैं। अगर बात कर ली जाए सोलर पैनल्स की तो यहाँ पर सोलर पैनल्स इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ख़रीद के रखे हुए थे और ये हैं जी 575 वाट के कैनेडियन सोलर एन टाइप बाइफिशियल। और एन टाइप बाइफिशियल पैनल आपको पता है कि उसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इस तरह की लोकेशंस के ऊपर जो है वो ये पैनल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जी कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर सोलर इन्वर्टर और लिथियम बैटरी ये कौन सी इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ जी गुडवी सोलर का IP66 रेटिंग रखने वाला ES यूनिक सीरीज़ का सिंगल फेज़ 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक डुअल आउटपुट बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। और ये भी लेटेस्ट जो इनकी सीरीज़ आई थी जिसमें इन्होंने स्क्रीन भी लॉन्च की थी, ये वो वाला इन्वर्टर है। इसके अलावा अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जिस ब्रांड का आप इन्वर्टर इंस्टॉल करें सेम उसी ब्रांड की कोशिश करें आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल करें। इसकी वजह यह है कि इसमें अगर आप सेम ब्रांड लगाएंगे तो BMS की कंपैटिबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन और इसके अलावा वारंटी क्लेम के जो मसाइल हैं वो आपके लिए फिर बाद में आसान हो जाएंगे। बैटरी के बारे में मजीद बात कर लेते हैं तो ये गुडवी की बैटरी है IP20 कैटेगरी की, जो कि 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। और यहाँ पर मैं 2 अदद जो बैटरीज हैं उनको पैरेलल करके लगाऊंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सूरज भी थोड़ा आंख मचोली खेलता रहता है, तो रात का जो बैकअप है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि सर्दियों में जो लाइटें हैं वो कम से कम पूरी रात जो है वो निकाल जाएं, और गर्मियों में अगर कोई फैन ऑन करना चाहे तो फैंस और लाइट्स के ऊपर जो बैकअप है वो कम से कम पूरी रात का मिलना चाहिए। 51 वोल्ट की ये बैटरी है और 100 एम्पेयर आवर की है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 1.5 सी बैटरी है, यानी कि 100 एम्पेयर की बैटरी है, लेकिन अगर आप इस पे अचानक से इसको 150 एम्पेयर से भी डिस्चार्ज करते हैं
तो ये 7000 वाट से ऊपर लोड उठाने की सलाहियत रखती है। इसको हम सी रेटिंग कहते हैं। इसके अलावा जो चार्जिंग करंट की लिमिट है वो इसकी तकरीबन 90 एम्पेयर है। बस इस बैटरी में एक कमी है, वो ये है कि जब हम इसको बॉक्स से ओपन करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि फ़र्स्ट टाइम अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर से आपको जो पावर केबल्स हैं, यानी कि प्लस और माइनस जो इसकी केबल्स होती हैं, जो कि बाकी ब्रांड्स आलमोस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो गुडवी की बैटरी में से आपको पावर केबल्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी और ना ही किसी किस्म की आपको कम्युनिकेशन केबल जो है वो साथ मिलेगी, बल्कि आपको जो इसके इन्वर्टर के साथ अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बैटरी है ये सिर्फ गुडवी के है इन्वर्टर के साथ जो है वो कंपैटिबल है, तो इन्वर्टर के साथ आपको BMS की केबल जो है वो बिल्ट इन देखने को मिलती है, लेकिन इन्वर्टर में आपको बैटरी की जो पावर केबल्स हैं वो देखने को नहीं मिलती। पावर केबल्स हैं वो आफ्टर मार्केट से ख़रीदनी पड़ेंगी और उनके आगे थिम्बल लगा के इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन केबल है, अगर आप 2 बैटरीज को पैरेलल कर रहे हैं तो वो भी आपको आफ्टर मार्केट जो है वो खुद से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को जो है वो इस इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जो है वो हैंग कर दिया है। सेंटर में 60-60 की यानी कि 60 बाई 60 मिलीमीटर की जो डक्ट है उसको प्लेस कर दिया है। यहाँ पर एक बनेगी जी ACDB यानी कि AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर हमारे जो ग्रिड के यानी कि वापडा के कंट्रोल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, इनपुट और आउटपुट के। और दूसरी बन जाएगी DCDB, जिसमें हमारी ये जो सोलर की वायर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से सीलिंग में से सुराख करके यहाँ से 6 mm की जो 4 तारें हैं ये ले आए हैं साथ, जिनमें हमारे 9 पैनल्स की 2 जो स्ट्रिंग्स हैं वो आ जाएंगी। तो DC के जो ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे और यहाँ से फिर कंट्रोल होकर आगे तारें इन्वर्टर में जाएंगी। नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो चेंज ओवर्स हैं वो लगा दिए हैं जी, हैवी लोड और लाइट लोड के। अब देखें चेंज ओवर जो हैं ये तकरीबन कोई 4 किस्म के इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं। एक चेंज ओवर तो बिल्कुल बेसिक आते हैं जो लीवर वाली शेप में आपको नज़र आते हैं, ऐसे नाइफ चेंज ओवर गालिबन उनको कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो रोटरी टाइप आते हैं जो कि तकरीबन आपका अगर 5 किलोवाट तक का सिस्टम है तो उस तक आप लगा सकते हैं। 5 किलोवाट से ऊपर जो है वो फिर वो मैकेनिकल टाइप चेंज ओवर जो हैं वो इतने करामद नहीं होते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तीसरी किस्म के जो चेंज ओवर हैं वो डिन रेल माउंट टाइप आते हैं जो कि ब्रेकर शेप में आते हैं, जिनको आप DB के अंदर ही लगा पाते हैं। उसको भी अगर आपका सिस्टम तकरीबन 6 या 7 किलोवाट का है तो उसको लगा सकते हैं। बड़े सिस्टम में भी लग जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन अगर आपकी कोई रिमोट लोकेशन है या फिर ऐसी लोकेशन है जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है या फिर कोई कमर्शियल जगह है, तो फिर बेहतर ये रहता है कि आप इस तरह के जो चेंज ओवर्स हैं जो कि इस तरह के लीवर टाइप होते हैं, मैकेनिकल चेंज ओवर, और इनका फ़ायदा ये है कि इनके अंदर एक तो इस तरह की पत्रियाँ लगी होती हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स बड़े हैवी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हैवी लोड के लिए मैं यहाँ पर 60 एम्पेयर का चेंज ओवर यूज़ कर रहा हूँ, लाइट लोड के लिए मैं यहाँ पर 30 एम्पेयर का जो चेंज ओवर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ये ख़राब नहीं होते, लंबे अरसे तक चलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई इतनी बड़ी मशीनरी नहीं होती कि जिसके ख़राब होने के चांसेस हों। तो लेज़र लेवल की मदद से अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया और इसके अलावा ये जो हमारी डक्ट है इसके अंदर से जितनी भी जो तारें आनी हैं उसके हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हैं कि कटिंग कर ली है जी। अब यूँ करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर आपको होल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप लगा लेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर वायरिंग का जो प्रोसेस है वो चलेगा। अच्छा, रही बात बैटरीज़ की, तो यहाँ पर ये वाली जो जगह है ये हमने बैटरीज़ के लिए डिसाइड की है। अब चूंकि हम 2 बैटरियाँ गुडवी की इसके साथ पैरेलल में लगा रहे हैं तो एक बैटरी जो है वो यहाँ पर लग जाएगी और दूसरी बैटरी इस साइड पे लग जाएगी, दोनों को फिर हम पैरेलल कर देंगे। बाकी सामान की बात कर ली जाए, यानी कि सर्किट ब्रेकर्स वगैरह और प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि चिंट के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले DC ब्रेकर की बात कर लेते हैं। तो 500 वोल्ट तक जितने भी DC ब्रेकर होते हैं वो सारे 2 पोल होते हैं, लेकिन जब आप बड़े ब्रांड्स में जाते हैं और 500 वोल्ट से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको इस शेप के यानी कि 4 पोल जो हैं वो DC ब्रेकर नज़र आते हैं, जिसमें एक साइड पे इस तरह से ये पतरियाँ लगी होती हैं। इसके सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट के वो ऊपर वाली साइड से ही लेने होते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। तो इस तरीके से यहाँ से ये 20 एम्पेयर का जो DC ब्रेकर है, दोनों स्ट्रिंग्स के लिए एक एक ब्रेकर ये लग जाएंगे। जो AC सर्किट ब्रेकर्स हैं वो भी चेंट के लग जाएंगे जी, वापडा मेंस के ऊपर, फिर इन्वर्टर की वापडा के ऊपर, फिर एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस और साथ में हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर्स, और इसी तरह से एक अदद जो SPD है वो भी चेंट की लग जाएगी। और कुछ इंडिकेशन लाइट्स हैं जो कि हमें वापडा के हैवी लोड के और लाइट लोड की जो इंडिकेशंस है वो प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सोलर स्ट्रक्चर की। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छत तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा छत है। यहाँ पर जो GI के स्टैंड्स हैं वो भी अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पर लग सकते थे, लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर उन्होंने कहा जी कि हमने जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, गार्डर वाला स्ट्रक्चर है वो बनवाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है 18 पैनल्स का, इसको अपलिफ्ट किया है और इतना अपलिफ्ट किया है कि जितनी यहाँ पर फ्रंट पे आपको दीवार नज़र आ रही है
इस दीवार की हाइट तकरीबन 10 फुट है, तो यहाँ से हमने उसको थोड़ा पीछे करके 9 फुट जो है वो फ्रंट से उसको स्ट्रक्चर को एलिवेशन दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ वाली साइड है, तो यहाँ पर ये पहाड़ है, और इसके अलावा ये हमारा तकरीबन साउथ बनता है। यानी साउथ फेसिंग इस तरह से है कि ये मशरिक़ है, यहाँ से सूरज निकल रहा है और यहाँ पर जाकर गुरूब हो जाता है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट हमारा साउथ बनता है। सामने पहाड़ है लेकिन वो काफ़ी फासले के ऊपर है। चूँकि ये एन टाइप बाइफिशियल पैनल्स हैं, तो ये आपको पता है कि क्लाउडी वेदर में इतनी एफिशिएंसी दे देते हैं कि आपका कम से कम लाइट लोड जो है वो चलता रहता है। और इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ के दामन में एक अदद जो पावर हाउस है उसका भी काम जारी है, यानी कि बिजली घर। ये साथ में दरिया कुनार जो है वो बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ, चंद किलोमीटर्स के बाद ही सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो आ जाता है मेन रोड के ऊपर ही, जो कि 884 मेगावाट का एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट है। ये सी पैक का प्रोजेक्ट था, गालिबन पिछले साल ये ऑपरेशनल हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसी ब्रेकर्स के अंदर हमने जो इनपुट्स हैं वो लगा दिए हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, जब भी आग लगती है सोलर सिस्टम के अंदर, तो उसका मेन जो पीछे वजह होती है वो होती है कि आपका डीसी ब्रेकर या तो प्रॉपर रेटिंग का नहीं होता, या फिर डीसी ब्रेकर के अंदर जो आपने टर्मिनल लगाए हैं वो लूज़ हो सकते हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर बर्निंग आने की वजह से फिर ब्रेकर्स वगैरह के अंदर आग लग जाती है। तो उसका बेहतरीन प्रॉपर तरीका ये है कि आप वायर के अंदर प्रॉपर उस साइड का जो आई टाइप लग होता है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको कहते हैं जी हम लग्स, या फिर आप इसको थिम्बल भी कह सकते हैं, वैसे इसको लग्स कहते हैं। ये आई टाइप लग्स हैं और इनको क्रिम्प करने के लिए इस तरह का जो क्रिम्पिंग टूल है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मदद से आप हमेशा तार को क्रिम्प करके प्रॉपर्ली इसको जो है वो टर्मिनल के अंदर टाइट करें, तो फिर उसके बाद लूज़ कनेक्शन होने की वजह से आपके इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ पर जो सोलर पैनल्स की वायर्स हैं, यानी कि जो पीवी की वायर है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से पाइपिंग करके हम इस दीवार के साथ उस जगह पे ले गए हैं, और फिर वहाँ से लाकर यहाँ से अंदर चूँकि इलेक्ट्रिकल रूम है जिसके अंदर सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इस पूरी बिल्डिंग की जो है वो मौजूद है, तो यहाँ से डायरेक्ट पीवी की वायर्स वहाँ पे चली गई। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर की अर्थिंग है वो चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चूँकि मौसम आपको पता है कि इस तरह का रहता है कि यहाँ पर अक्सर जो है वो बारिश चलती रहती है। इसके अलावा भी जब आंधी तूफ़ान आता है तो स्टैटिक चार्ज स्ट्रक्चर के ऊपर आने के चांसेस होते हैं, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर को अर्थ करना जो है वो इस तरह की लोकेशन पर बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो वायर है, अर्थ वायर, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर ला के छोड़ दी है। अभी ये होगा कि इस जगह के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर एक खड्डा मार कर इसको अर्थ करेंगे। और इसके अलावा इस बिल्डिंग की ज़रूरियात को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने पहले से एक जनरेटर भी जो है वो रखा हुआ है, जो कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, यानी कि जब पावर आउटेज हो जाती है यहाँ पर, उस केस में जो है वो चलाया जाता है। सारे जो स्टेप्स हैं वो आस्ता आस्ता तकमील की जानिब जा रहे हैं। जो कनेक्शंस हैं वायर्स के, चाहे वो एसी के कनेक्शंस हों, यानी कि जो ग्रिड की सप्लाई है, इसके अलावा लोड के कनेक्शन हैं, डीसी की वायर्स हैं, ये आलमोस्ट जो है वो चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बैटरीज़ हैं उनके लिए हमने ये जगह डिसाइड की है, और आप देख सकते हैं एक बैटरी जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। इसकी मार्किंग जो है वो यहाँ पर कर लेंगे, ये देखें आप, यहाँ पर हमने ड्रिल की मदद से सुराख करने हैं। और दूसरी जो बैटरी है वो आप देख सकते हैं, ये लेज़र लेवल की मदद से हमने दोनों को अलाइन कर लिया है, यानी कि दोनों को एक ही लेवल पर लगाना है। और उसके लिए यहाँ पर ये बैटरी के साथ जो रावल बोल्ट आए हैं उनकी मदद से हमने यहाँ पर इसको हैंग कर देना है। वैसे तो ये बैटरी आलमोस्ट शक्ल से रैक माउंटेड दिखती है, लेकिन इन्होंने साथ में ये छोटे छोटे रावल बोल्ट दे के इसको वॉल माउंटेड भी बनाने की कोशिश की है। अगर थोड़ी सी ये ब्रैकेट्स मजबूत वाली दे देते तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। अब यहाँ पर दोनों बैटरी चूँकि साथ साथ लग नहीं सकती थी, जगह कम है, तो इसलिए एक बैटरी जो है वो इस दीवार पे लगेगी, दूसरी सामने वाली दीवार के ऊपर लग जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, ये जो आपको मेरे पीछे ये गार्डर वाला आई बीम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी फ्रंट से एलिवेशन की, बैक से एलिवेशन की, इसका टिल्ट एंगल कितना रखा है, इसमें जो पीवी के कनेक्शंस हैं वो किस तरह से किए हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कितने पैनल जो हैं वो डाले हैं। तो ये चूँकि 18 पैनल्स हैं, तो 9 पैनल्स की जो है वो यहाँ पर अब स्ट्रिंग बनाई है। और इनकी जो वायर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली पीवीसी पाइप्स का और फ्लेक्सिबल पाइप्स का इस्तेमाल करके इनको सही से ड्रेसअप किया है। आपको कहीं भी स्ट्रक्चर में नीचे कोई भी तार जो है वो लटकती हुई नज़र नहीं आएगी। अब साथ साथ जो स्ट्रिंग्स के वोल्टेज हैं वो भी यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं भाई कितने आ रहे हैं जी। तो जो इसके आउटर साइड्स हैं, जो किनारों वाले टर्मिनल हैं, ये इसकी इनपुट है, तो ये इसको मीटर को ऑन कर लेते हैं जी डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो ये देखें, एक स्ट्रिंग के जो वोल्टेज हैं ये आ रहे हैं जी 445, और इसी तरह से जो दूसरी स्ट्रिंग है इसके वोल्टेज भी तकरीबन 446 आ रहे हैं, यानी कि 9 पैनल्स की हमारी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। बैटरीज़ को भी उन्हीं जो मार्क शुदा पॉइंट थे वहाँ पर हैंग कर दिया है। और ये 2 बैटरीज़ हैं जी, और ये दोनों मिल के हमें
तकरीबन 10 किलोवाट का बैकअप जो है वो देने वाली हैं। अब इनके कनेक्शन करने की बारी है, इनके BMS के कनेक्शंस की, इसके अलावा इनके पावर कनेक्शंस की। तो चलिए अब इनके कनेक्शन वगैरह करके और बाकी तरतीब करके जो है वो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी इसके टिल्ट एंगल की कि ये हमने किस एंगल के ऊपर लगाया है। तो जो सबसे बेस्ट एंगल होता है वो होता है तकरीबन 15 से 20 डिग्री, यानी कि जिस एंगल के ऊपर आपके जो बने बनाए स्टैंड्स होते हैं L2 L3 वो डिज़ाइन होते हैं। तो जितना आप एंगल को एलिवेट करते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उतना आपको सर्दियों में अच्छी प्रोडक्शन मिलती है, गर्मियों में कम हो जाती है। और अगर आप एंगल को कम कर दें तो गर्मियों में प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। तो चूँकि सर्दियों में टाइम ड्यूरेशन होता है सन का, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि गर्मियों का जो एंगल है उसको फॉलो किया जाए, और दरमियान का जो एंगल है वो तकरीबन 15 से 20 के आसपास बनता है। तो अब इस स्ट्रक्चर की जो फ्रंट से एलिवेशन है जी, ग्राउंड टू जो पहली प्लेट का किनारा है वहाँ तक 8 फुट है, और जो बैक साइड है वो तकरीबन 16 फुट है। तो इस तरीके से अगर फ्रंट पे 8 हो और पीछे 16 हो, और इसका अगर हम एंगल कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बनता है जी कोई 19 से 20 डिग्री के आसपास, क्योंकि इसका जो वतर है ये तकरीबन 22.5 फुट है। और इस तरीके से अगर आप एंगल कैलकुलेट करें तो तकरीबन वो 19 से 20 डिग्री के। तो इसकी लचक को, वाइब्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर वैसे तो 1.5 बाई 1.5 फुट के कॉलम बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें अगर हम कॉलम ऊंचे कर दें, यानी कि 5 फुट ऊंचे कर दें, तो उससे ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाए। वैसे तो इस पूरी बिल्डिंग का जो ट्रांसफार्मर है वो भी अपना है, यानी कि देखें आप यहाँ पर 25 kVA का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, जिसके साथ एक अदर 3 फेज़ मीटर है, एक सिंगल फेज़ मीटर है। तो यहाँ पर फ्यूचर में इनका ग्रीन मीटर भी लगवाने का इरादा है। तो अगर ग्रीन मीटरिंग लग जाती है तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है, ताकि जो एक्सेसिव एनर्जी है दिन के टाइम पे, चूँकि इतना लोड नहीं होगा, बैटरी चार्ज होने के बाद तो वो पावर ग्रिड में अगर फीड होती रहे तो रात को उसका फिर फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे सामने है वो इस तरह की है कि हमारे पास हैं जी टोटल 4 अदद पावर सोर्सेज। पहला नंबर पे है हमारे पास सोलर, दूसरे नंबर पे है बैटरी, तीसरे नंबर के ऊपर है ग्रिड यानी कि वापडा, और चौथे नंबर के ऊपर है जनरेटर। अब चूँकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर हम सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर सूरज जो है वो बहुत कम निकलता है, ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब कई दिन मुसलसल बारिश लगी रहती है, और बाद औक़ात तो टेम्परेचर यहाँ पर अक्सर -1 डिग्री तक चला जाता है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो इस तरह की सूरत हाल में धूप ना होने की वजह से फिर सोलर से डायरेक्टली लोड चलाना तो मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 अदद जो बैटरीज़ हैं उनका इंतखाब किया है, ताकि हमारे पास जो बैटरी बैकअप है वो 10 किलोवाट का हो जाए, यानी कि 10 यूनिट हमारे पास बैटरीज़ के अंदर सेव होंगे, और जो थोड़ी बहुत पावर सोलर से आएगी उससे हमारी बैटरी चार्ज होंगी, जिससे सर्दियों में कम से कम हमारा लाइट लोड चल जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि मुसलसल कई दिन तक बारिश लगी रहती है, बैटरियाँ भी चार्ज नहीं होती, सूरज भी नहीं निकलता, तो फिर तीसरा जो पावर सोर्स है वो है हमारे पास ग्रिड का, यानी कि वापटा का। अब यहाँ पर वापटा के जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि बालाकोट से लेके नारायण तक ये एक ही फीडर है 11 kV का। तो अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक फिर यहाँ पर बिजली आती नहीं है। तो उस सूरत में फिर चौथे नंबर पे जो हमारा पावर सोर्स है जी, जो कि हमें यहाँ पर इस बिल्डिंग के लोड को चलाने में मदद देगा, वो है ये जनरेटर। कि अगर सोलर भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, वापडा भी चली गई है, तो फिर कम से कम इस बिल्डिंग को लोड को हम जनरेटर से चला पाएँ। तो इस तरीके से इन चारों पावर सोर्सेज को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंगेज करके जो है वो उसको अमल में लाएंगे। तो अब वायरिंग का एक ऐसा कनेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हम इन चारों पावर सोर्सेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंगेज करके जो है वो अमल में लाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो पहले इधर 3 फेज़ मीटर लगा हुआ था उसको हमने बॉक्स के अंदर कर दिया है, छतरी वाला बॉक्स है, ताकि बारिश का पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए, और इसी के अंदर फिर बाद में ग्रीन मीटर भी जो है वो लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा ये मीटर। और इसके अलावा इसके साथ एक और छोटा सा बॉक्स लगाया है, इसके अंदर डिस्कनेक्ट स्विच, एक 4 पोल MCC भी जो है वो इसके अंदर प्लेस कर देंगे। अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी उसके अंदर लगाना है, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर यहीं से वापडा को बंद करना पड़ता है तो किया जा। तो फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा जो 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का जो कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो अब बिल्कुल लग कर तैयार हो चुका है। बैटरीज़ भी कनेक्ट हो गई हैं, इन्वर्टर भी ऑपरेशनल हो चुका है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास देखें तो 2 अदद आपको मेन जो DBs हैं नज़र आ रही होंगी। एक है हमारी DC DB और दूसरी है AC DB। DC DB को अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर हमारे 2 अदद जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, यानी कि 9 पैनल्स की जो 2 स्ट्रिंग्स हैं वो लगे हुए हैं। ऊपर मैंने टैगिंग भी कर दी है, जिससे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सोलर के इनपुट के ब्रेकर हैं। ये आ गया जी हमारा DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसके साथ है AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें जो ग्रिड के कंट्रोल हैं, यानी कि जो AC सप्लाई के कंट्रोल हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर ग्रिड का इनपुट ब्रेकर यानी कि वापडा मेंस जो मीटर से आएगी,
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इस इन्वर्टर को वापडा जा रही है उसका ब्रेकर, साथ में एक अदद वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि वोल्टेज से आने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करेगी। पूरी बिल्डिंग का हैवी लोड, ये देखें मैंने इसको ऑफ़ किया तो हैवी लोड बंद हो गया, और साथ में पूरी बिल्डिंग का लाइट लोड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास कंट्रोल आ गए हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब अगर आप नीचे वाली साइड पे आएँ तो यहाँ पर एक लगाया है जी हैवी लोड बाईपास के लिए और दूसरा लगाया है लाइट लोड बाईपास के लिए। इसको मैं आपको खोल के भी अंदर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसके कनेक्शन यूँ हैं, और बिल्कुल इसके माथे पे एक 25 mm का होल करके यहाँ पर इंडिकेशन लाइट्स भी लगा दी हैं। ये दोनों इंडिकेशन लाइट्स हमें ये बताएंगी कि इन्वर्टर से आने वाला हैवी लोड और लाइट लोड फिजिकली हमें यहाँ पर आउटपुट के ऊपर मिल रहा है या फिर नहीं। जैसे अभी ये 228 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइट लोड की पोर्ट इसकी काम कर रही है, और इसी तरह से यहाँ पर ये आ गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये दोनों चेंज ओवर्स आ गए, जिसमें ऊपर वाली जो पोजीशन है वो दोनों की वापटा के लिए है, और जो नीचे वाली पोजीशन है ये देखें सूरज बना हुआ है, ये सोलर के लिए है। अभी दोनों के लीवर नीचे हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों सोलर वाली साइड पे हैं। अगर इस इन्वर्टर को बाईपास करना पड़ता है किसी एमरजेंसी में या किसी फॉल्टी कंडीशन में, फिर हम इन दोनों चेंज ओवर्स को ऊपर यानी कि वापटा वाली साइड पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड पे आप देखें तो आपको इधर पहले से जो डीबी एक लगी हुई थी वो भी नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर नीचे जो है वो 2 अदद जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि बाहर एक 3 फेज़ मीटर भी लगा हुआ है और साथ में एक सिंगल फेज़ मीटर है, जिसको हमने पैरेलल में जनरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैं आपको शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं 3 फेज़ मीटर के ऊपर सप्लाई हमारी चल रही है, जो सिंगल फेज़ मीटर या जनरेटर है वो ऑफ है। तो अगर हम यूँ करते हैं कि हमें 3 फेज़ मीटर के बजाय सिंगल फेज़ मीटर या फिर जनरेटर के ऊपर अगर इसको चलाना पड़ता है, तो हम इसको डाउन करके यहाँ से ये जो प्लेट है इसको स्लाइड करेंगे और उसके बाद जनरेटर को ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद आगे जो फर्दर कंट्रोल है बिल्डिंग का वो सारा यहाँ पर मौजूद। उसके बाद आ जाएं जी बैटरीज की तरफ। तो यहाँ पर ये हैं जी गुडवी की 2 अदद बैटरीज, जिनको पैरेलल में करके जो है वो चलाया है। जो मेन जो BMS की वायर है जो कि आती है जी इन्वर्टर वाली साइड से, वो आकर यहाँ पर जो कॉम 1 है इसके अंदर लग जाती है। फिर कॉम 2 से निकलकर दूसरी बैटरी के कॉम 1 में जो है वो एक सिंपल जो आपकी कैट 6 केबल है वो आ जाएगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो आपको आफ्टर मार्केट ख़ुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो ये कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन इनको कम से कम ये कम्युनिकेशन केबल्स या फिर पावर केबल साथ में देनी चाहिए थी, लेकिन चले नहीं दी, तो वो आप ख़ुद से बनाकर लगा सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो इसकी कॉम 2 है वहाँ पर आपने लगाना है जी इस तरह का एक सेंसर, जिसको आप कह सकते हैं, ये देखें इन्होंने नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, स्पेशल टर्मिनल रजिस्टर। और ये आपको बैटरी के बॉक्स के साथ ही आपको जो है वो दिया जाता है, और इसको लूप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर ये आपने लाजमी लगाना है, ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी दूसरी बैटरी इसके साथ पैरेलल नहीं होगी। इसके अलावा अब आ जाएँ जी इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इस वक्त का शाम के तकरीबन 5:58 यानी कि 6 बजे का वक्त है। सोलर से इस वक्त जो पावर है जी वो तकरीबन आ रही है हमारी 630 वाट 0.63 किलोवाट, और लोड चल रहा है जी हमारा तकरीबन 1000 वाट का। वापडा अभी बंद है, वापडा चली गई है, और साथ में जो बैटरीज है वो भी पावर थोड़ी बहुत शेयर कर रही है, तकरीबन 410 वाट की पावर बैटरी दे रही। और सेम यही स्टेटस जो है वो आपको इसकी जो एप्लीकेशन है सैम्स पोर्टल उसके ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ जी। ये देखें 606 वाट सोलर से आ रहे हैं, तकरीबन 46% बैटरी है हमारी, 400 वाट ऑलमोस्ट बैटरी शेयर कर रही है, और लोड चल रहा है हमारा तकरीबन 1.02 किलोवाट। और अभी चूंकि हमने इसको थोड़ी देर पहले ऑन किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की जनरेशन, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे हमारा जो ग्राफ है PV का, ग्रिड का, बैटरी का, ये सारा बनना शुरू हो गया है। बाकी इसके BMS के हवाले से और गुडवी की बैटरी के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जी, इसको कहते हैं हम सोलर गो, जिसकी मदद से हमने इस पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी का मॉडल लिखा हुआ है जी LXA5030। अब ये कनेक्ट कैसे करना है, हमने सबसे पहले यहाँ से जाना है जी सेटिंग के अंदर, उसके बाद जाना है क्विक सेटिंग में, यहाँ पर पासवर्ड लगाना है 1111। यहाँ से जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें कनेक्टेड बैटरी जो है वो लिखा हुआ है। इसके साथ क्लिक करेंगे तो ये देखें जितनी भी बैटरीज़ के मॉडल जो कि इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं, जो बैटरीज लग सकती हैं, उन सारों के यहाँ पर नाम लिखे आ जाएंगे। तो अब चूंकि हमने गुडवी की बैटरी लगानी है तो सबसे ऊपर देखें गुडवी सेलेक्ट कर लिया, और गुडवी की जितनी भी बैटरीज दुनिया में दस्तयाब हैं उन सारों के मॉडल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से आपने अपना मॉडल जो है वो देख लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारी जो बैटरी है इसका मॉडल है जी LXA5030। तो वो वाला मॉडल जो है वो हमने यहाँ पर अपने मोबाइल पे ये देखें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे और फिर इसके बाद अपनी सेटिंग वगैरह करेंगे तो हमारा जो BMS है वो इस
इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये है जी इस सिस्टम की फ़ाइनल लुक, जिसमें सोलर पैनल्स हमारे तकरीबन 10.5 किलोवाट के हैं, इन्वर्टर भी 10 किलोवाट का है और जो बैटरी बैकअप है वो भी तकरीबन 10 किलोवाट का है, यानी कि 5-5 किलोवाट की 2 अदद बैटरीज को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। और इसकी सेटिंग जो है वो यूँ रखी है कि दिन को सारे का सारा लोड हमारा सोलर से चलेगा और पैरेलल में ये दोनों बैटरीज हैं ये चार्ज होती रहेंगी, और वापडा जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगी। अगर बाद में इन फ्यूचर ग्रीन मीटर लगता है तो एक्स्ट्रा पावर जो है वो ग्रिड को फीड होती रहेगी। और जैसे ही शाम को सूरज गुरूब हो जाएगा तो तकरीबन 60% तक हमारी बैटरीज जो हैं वो कंज्यूम होंगी, यानी कि जब बैटरी 40% रह जाएगी, 60% कंज्यूम हो जाएगी, उसके बाद हमारा सारे का सारा लोड जो है वो रात को वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उसके बाद वापडा चली जाती है तो वो जो हमारी 40% बैटरी रह जाएगी वो फिर एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि रात को यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ लाइट लोड होता है, इसके अलावा एसी या फिर कोई इस तरह की हैवी आइटम जो है वो इस होटल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। सेम ये स्टेटस इसकी स्क्रीन की मदद से भी हम देख सकते हैं। देखिए मैंने बैटरी के साइन पे क्लिक किया है तो बैटरी का मॉडल यहाँ पे आ गया, बैटरी इस वक्त डिस्चार्जिंग स्टेट में है, बैटरी की पावर, वोल्टेज, चार्जिंग करंट की लिमिट, टेम्परेचर, बैटरी का स्टेटस देखें, आप कम्युनिकेशन ओके आ रही है। अब चूँकि दोनों बैटरियाँ पैरेलल में हो गई हैं तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है करंट की वो डबल हो गई है, यानी कि 200 एम्पेयर हो गई है। रही बात अर्थिंग की तो यहाँ पर टोटल 3 अर्थ पिट्स जो हैं वो बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खड्डा मार दिया। वैसे तो ये पहाड़ है पूरा, इसके अंदर इस तरह से गड़ा खोदना भी बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पे बोर मशीन भी नहीं चलती। तो ये तकरीबन 3-3.5 फीट गहरा किया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अर्थ वायर को इस तरह से अर्थ प्लेट लगाकर उसके सेंटर में एक अदद नट बोल्ट करके जो है वो लगा दिया है। अब इस खड्डे को हमने भरना है जी, ये ज़ीरो अर्थ केमिकल जो इसका केमिकल है इसको पानी में मिक्स करके जो है वो डाला जाता है। तो इसकी मदद से अब हम यहाँ पर अर्थिंग को कंप्लीट करेंगे। एक अर्थ ये हो गया जो कि हमारा डीसी अर्थ है, और इसके अलावा दूसरा जो अर्थ पिट है उसकी भी खुदाई आलमोस्ट जारी है। ये एसी अर्थ बन जाएगा जो कि एसी एसपीडी यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ लग जाएगा। और तीसरा जो अर्थ है वो हमारा होगा जी लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, ताकि अगर किसी किस्म की आसमानी बिजली वगैरह की स्ट्राइक होती है तो उसको अलग से ग्राउंड किया जाता है। रही बात एसपीडी की, तो बारिशों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि ग्रिड की तरफ से सर्ज बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है यानी कि जिसको हम एसपीडी कहते हैं, वो सर्ज को कैप्चर करते करते आग पकड़ लेती है। तो अगर आपने एसपीडी को अपने जो मेन डीबी है उसके अंदर लगाया हो या इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर लगाया हो तो अक्सर ऐसे हादसात रिपोर्ट होते रहते हैं कि एसपीडी जब जलती है तो वो साथ में फिर जो आपके बाकी जो ब्रेकर्स हैं और डीबी है और सारा कुछ ही फिर जल जाता है, इन्वर्टर भी जल जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एसपीडी को बिल्कुल जो बाहर वाली दीवार है बिल्डिंग की वहाँ पर लगाया है, यानी कि जहाँ से हमारी ग्रिड की इनपुट आ रही है वहीं पे उसको हमने कैप्चर कर लेना है। एसपीडी को बाहर लगा दिया है ताकि अगर कोई हादसा होता है, एसपीडी को आग लगती है सर्च कैप्चर करने के दौरान, तो फिर अंदर किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये अगर जले तो बस बाहर ही थोड़ा बहुत नुकसान हो। अब हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद अली भाई, जो कि यहाँ पर इस पारस कॉन्टिनेंटल होटल के जो मामलात हैं उनको देख रहे हैं, और ये इनका सेटअप है जिसके ऊपर हमने ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो आखिर में हम जानते हैं इनसे इनका क्या डिसीजन था सोलर लगवाने से पहले। जी अली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। पहले तो आप लोग वहाँ इतने दूर से आए, यहाँ पर सोलर इंस्टॉल किया। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये सोलर इंस्टॉल करने के लिए वो एक तो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, दूसरा इको फ्रेंडली ऑप्शन पे जाना था। यहाँ पे चूँकि लोड शेडिंग का थोड़ा सा दौरानिया ज़्यादा होता है और उस चीज़ के लिए हमें बैकअप की ज़रूरत थी। उसके डीजल जनरेटर के अलावा साथ में हमें कोई इको फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए था, उसके लिए ये सबसे पहली चीज़। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं वो अब सोचेंगे कि भाई ये तो बारिशों वाला इलाका है, यहाँ पे तो धूप कम निकलती है, तो यहाँ पर आपने सोलर क्यों लगवाया? यहाँ पे मौसमी सूरत बहुत एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पे बड़ा मॉडरेट टेम्परेचर है। आप एक्सट्रीम विंटर में भी यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं और समर में भी ये एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। दूसरा हेवी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पे प्रिडिक्टेड इतनी एसर्ट, और आलमोस्ट 160 टू 180 डेज़ यहाँ पे आपको सनलाइट मिल जाती है। गुड। अच्छा, ये बताएं कि अब ये पूरा जो सेटअप आपने इंस्टॉल किया है इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी आ गई आप? इट्स पे राउंड अबाउट 2 मिलियन, जिसमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर है 10 किलोवाट का, 18 सोलर प्लेट्स हैं और 2 उसकी बैटरीज हैं गुडवे की। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर चूँकि ये एक रिमोट लोकेशन है तो इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से या किसी भी जगह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी पड़ जाती है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर लाना हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मैटर करती है। अच्छा, आखिर में अली भाई आप ये बता दें कि आपने माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत होटल यहाँ पर
ये तैयार किया है, इधर बनाया है। तो एक तो आप अपनी लोकेशन समझा दें, और दूसरा कोई अगर कोई चाहने वाला या कोई टूरिस्ट वगैरह, यहाँ से लोग जाते रहते हैं आगे क्योंकि ये रास्ते में पड़ती है जगह, तो अगर कोई आपका यहाँ पर विज़िट करना चाहे, चेक इन करना चाहे, तो एक तो आप अपने को रेट्स वगैरह कोई या पैकेज वगैरह भी बता दें और अपनी लोकेशन भी समझा दें। हम लोग बेसिकली लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ कागान वैली, जिसमें आप बालाकोट से तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर आके ये होटल है हमारा। आप इस पे हमारे साथ जो कनेक्टिंग वैलीज़ हैं उसमें शड़ा फॉरेस्ट लगता है, शोगरा वैली है, और नारायण जाते हुए आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी इंशाल्लाह आपके रेफरेंस से कोई भी आएगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। सही है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है? क्योंकि बाद लोग देखते हैं ना कि बड़ी लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं, तो ये कोई हमारे पास इंतहाई फ्रेंडली ऑप्शन है, हर तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड से लेके लग्जरी तक, और कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी स्टे करे उसको प्रॉपर उसको फैसिलिटेट किया जाए जिस हद तक हो सकता है। चलें जी, माशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आया जी यहाँ पर काम करके। और आप बताएं कि हमारा काम आपको पसंद आया या नहीं आया? आपका पहले भी मैं आपसे पहले हमारे घर पे उधर हरिपुर में हमने सोलर इंस्टॉल करवाया था। आपकी टीम माशाल्लाह से बड़ी प्रोफेशनल और पंचुअल है। जो टाइम, जो डेडलाइन, जो चीज़ हमने डिस्कस की थी उसको बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, और साथ में आपने क्लियरली जो चीज़ समझा सकनी थी उसके बारे में, किस तरह का सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है, सब कुछ वो आपने इंतहाई अच्छे से गाइड किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 10 किलोवाट का एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाई, और इसमें शुमाली इलाका जात में अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो जहन में रखे जाते हैं, वो सारे मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से या फिर ग्रीन एनर्जी के हवाले से यूज़फुल, नॉलेज से भरपूर वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।